Hi guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil. डिज़ाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब तक हमने इस वीडियो सीरीज़ के कुल 8 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोलेटेड पैड फुटिंग को कंप्लीट कर लिया था। उसकी डिज़ाइन हमने कम्प्लीटली देख ली थी और सीख ली थी कि कैसे हम एक आइसोलेटेड स्क्वायर पैड फुटिंग को डिज़ाइन करते हैं। अगर उसमें किसी का अब भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो या हमारे बाकी सोशल नेटवर्क हैंडल या हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन हुई, हमारा ईमेल एड्रेस हुआ या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल वगैरह वगैरह जो बॉटम में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो के अंदर, आज इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर 9 आप देख रहे हो। लेक्चर 9 में हम एक आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग के बारे में समझना और सीखना शुरू करेंगे और देखेंगे डिज़ाइन करके कि कैसे एक स्लोप्ड फुटिंग को हम डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या स्टेप्स और कौन कौन सी प्रोसीजर से हमें होके आगे गुजरना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करूँगा छोटी सी, कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में एक बेल आइकन का बटन आपको दिखेगा, उसे भी क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो आप शुरू करते हैं। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस के अंदर आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग की अगर बात करें तो फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने कुछ मैंने पिक्चर्स या फिगर्स आपको दिखा रखे हैं जिससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि एक्चुअली ये कैसे दिखते हैं, इनके शेप कैसे होते हैं और ये रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ये एक उसका व्यू है, जैसे कि आपको ये एक आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग दिखती है। यहाँ पर इसको हम कॉलम कह सकते हैं, ये हमारा कॉलम है, ये इसका स्लोप होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर इसको, ये है इसका स्लोप। ठीक है, और इसमें ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है कि भाई जब भी आप कॉलम को कास्ट करते हो, जब आप इस कॉलम को कास्ट करोगे तो यहाँ पर आपको फोमवर्क लगाना होता है। क्या लगाना होता है आपको? फोमवर्क लगाना होता है। उसी के बाद आप इस कॉलम को कास्ट कर पाओगे, इसके अंदर कंक्रीट वगैरह पोर कर पाओगे। तो कास्टिंग के लिए जो फोम मटेरियल या फोम बोर्ड लगते हैं इसमें, तो उसके लिए ये स्पेस छोड़ी जाती है और ये होती है 75 mm। जनरली हम कितने छोड़ते हैं? 75 mm के प्रोजेक्शन हम दोनों तरफ से छोड़ देते हैं, तो इधर से 75, इधर से 75। ठीक है, उसके बाद ये स्लोप है, ये उसकी बॉटम डेप्थ हो गई, ठीक है, थिकनेस हो गई, और ये इसके अंदर इस तरह से रिइंफोर्समेंट होते हैं। तो ये बेसिकली इसका एक ओवरव्यू जो आपको पता होना ज़रूरी है बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ दिस काइंड ऑफ फुटिंग। ये उसका टॉप व्यू हो सकता है, ये आप टॉप व्यू देख लीजिए इसका। ठीक है, हमारा ये कॉलम है, ये हमने प्रोजेक्शन दिए थे 75 mm के, ये है, ये इसका स्लोप है। ओके, तो बेसिकली इस तरह से। और अगर ऑन साइड अगर हम इसको देखें, ऑन साइड अगर इसको देखें तो ये इस तरह से एक स्लोप फुटिंग आपको दिखाई देती है विच इज़ आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग है जो इस तरह से आपको दिखाई देती है। ओके, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखो, मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना ज़रूरी होता है। इसमें ही, इसी में स्लोप फुटिंग के अंदर भी एक ऐसी फुटिंग भी होती है जिसके अंदर हम पेडेस्टल यूज़ करते हैं। आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग के अंदर हम पेडेस्टल यूज़ करते हैं। ये आपको, ये जो फिगर है ये आपको इसके अंदर बता रहा है, ये पेडेस्टल जो यूज़ किया है हमने कॉलम और फुटिंग के बीच में। ठीक है, इसको हम बेसिकली पेडेस्टल कहते हैं। सीरीज़ के अंदर शुरुआत में मैंने बताया था आपको वैसे तो कि पेडेस्टल क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको वैसे पहले बता दिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी वीडियो सीरीज़ की या प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। ओके, तो ये पेडेस्टल वाली भी एक जो है आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग होती है। और ऑन साइड अगर देखिए इसको रियल में तो वो कुछ इस तरह से, ये फिगर आपको बताता है, दर्शाता है कि कैसे दिखता है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर पेडेस्टल दिखाई दे रहे होगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया इसका पेडेस्टल वाला एक लुक जो आपको पता होना ज़रूरी था। हम एक एक करके दोनों ही फुटिंग को अलग अलग डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हम शुरू करते हैं हमारी आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग को विदाउट पेडेस्टल। विदाउट पेडेस्टल हमने प्रीवियसली जो पैड फुटिंग डिज़ाइन की थी उसी की तरह इसकी डिज़ाइन होगी। मैं समझाना चाहूँगा आपको कि जो हमने पेडेस्टल फुटिंग डिज़ाइन की थी उसी की तरह इसकी डिज़ाइन होगी, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगी, समहाउ सिमिलर ही होती है। कुछ बेसिक छोटी छोटी जगह पर कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल इसकी डिज़ाइन सिमिलर टू पैड फुटिंग होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया इसके अंदर कि ये जो पेडेस्टल हम यूज़ करते हैं इसमें आइसोलेटेड पैड फुटिंग के अंदर, तो पेडेस्टल हम जब यूज़ करते हैं तो
ये जो कंक्रीट कॉलम का जो हमारा ग्रेड होता है कंक्रीट का, वही कंक्रीट का ग्रेड हम पेडेस्टल में यूज़ करते हैं और करना चाहिए। हाँ, आपके फुटिंग का ग्रेड जो हम जनरली यूजुअली जो हम M20 ग्रेड यूज़ करते हैं वो फुटिंग में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो ग्रेड आप अपने कॉलम में यूज़ करोगे वही ग्रेड आपका इसका होना चाहिए पेडेस्टल का, ठीक है। ये ज़रा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इसमें अगर कोई चूक हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये आप ज़रा ध्यान रख लीजिएगा, ओके। और बाद में ये जो टॉप प्रोजेक्शन है ना इसका, ये जो देख रहे हो आप, ये जो प्रोजेक्शन है ये आप 150 mm तक का छोड़ सकते हो, 150 mm आप छोड़ सकते हो। ये जब हम डिज़ाइन करेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर तरीके से बता दूंगा कि भाई क्या है इसके अंदर पूरा सीन, लेकिन फिलहाल तो मैं एक यूजुअली ओवरव्यू दे रहा था आप लोगों को। आगे बढ़ते चलिए, तो अब बात करते हैं आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिज़ाइन ऑफ पैड फुटिंग की तरह ही इसकी डिज़ाइन होगी, और उसी समझने के लिए हम यहाँ पर एक फुटिंग को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा हम थियोरेटिकल पॉइंट से नहीं समझेंगे इसको, प्रैक्टिकल पॉइंट से समझते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छी तरह क्लियर आ जाएगी समझ में। तो एक डिज़ाइन एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल बहुत कठिन नहीं लेंगे, बेसिक एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए बेसिकली, और उसके बाद हम आगे हमारे डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे आने वाले सेशन के अंदर, है ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते, चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि भाई हमारे पास एक आरसीसी कॉलम है ना। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, आरसीसी कॉलम हमारे पास है 350 mm बाय 350 mm का, जो हमने पैड फुटिंग के अंदर भी लिया था सेम, ठीक है। जिसके अंदर जो है आपको 8 बार्स इन्होंने यूज कर रखे हैं, जो कि 16 mm डायमीटर के हैं। 16 mm डायमीटर के 8 नंबर ऑफ बार्स इसके अंदर यूज किए गए कॉलम के अंदर, मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कॉलम है इसके ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक लोड आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये फैक्टर्ड लोड नहीं है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक लोड है, लोड ऑन कॉलम। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है कॉलम के ऊपर है, ये 800 किलो न्यूटन का है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का हमने जो है वैल्यूज वगैरह उस फुटिंग के अंदर भी ले रखी थी। तो 800 किलो न्यूटन का कैरेक्टरिस्टिक लोड कॉलम के ऊपर आ रहा है, और जो जिस सॉइल में हमें ये डिजाइन करना है उस सॉइल का जो अलावेबल बियरिंग प्रेशर है वो है यहाँ पर 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एबीपी ऑफ सॉइल आ गई, ठीक है। हमें इसके अंदर जो बार्स यूज करने हैं, ध्यान रहे वो HYSD बार हो, जो कॉमनली ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार, ठीक है। MSD बार नहीं है, MS बार नहीं है, सॉरी। और जो स्टील हम यूज करेंगे इसके अंदर वो हमारा 415 ग्रेड का होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये डेटा आपके पास होना जरूरी है, इतना तो मिनिमम। अब हमें क्या करना है, एक आइसोलेटेड स्क्वायर स्लोप्ड फुटिंग को डिजाइन करना है। मैं यहां पर स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में समझना आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद हम रेक्टेंगल भी करेंगे, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल से हम बच जाएंगे, रेक्टेंगल भी करेंगे, लेकिन पहले स्क्वायर हम समझ लेते हैं, उसके बाद रेक्टेंगल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर स्लोप्ड फुटिंग हमें यहां पर डिजाइन करनी है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल समझना बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप अपनी प्रोविजन या सजेशन दे सकोगे इसके अंदर। चलिए, तो ये है भाई आपके पास डेटा। अब इसके मुताबिक हम आगे एक स्लोप फुटिंग को डिज़ाइन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। सिमिलरली जो हम पहले करते थे उसके अंदर पैड फुटिंग किया था हमने, कि हम पहले तो एरिया रिक्वायर्ड जो होता है फुटिंग के लिए वो निकालते हैं। हम पहले क्या निकालते हैं इसके अंदर, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है हमें एरिया रिक्वायर्ड जो होता है वो। अब एरिया रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं, तो एरिया रिक्वायर्ड निकालने का तरीका ये होता है कि भाई टोटल लोड ऑन सॉइल, जो शब्द मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। टोटल लोड ऑन सॉइल डिवाइड बाय अलावेबल बेयरिंग प्रेशर ऑन सॉइल, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया रिक्वायर्ड का फुटिंग के इस मतलब मामले में, ठीक है, कि भाई टोटल लोड ऑन सॉइल कितना है डिवाइड बाय एबीपी। अब टोटल लोड ऑन सॉइल कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल लोड ऑन सॉइल का मतलब होता है, यहां पर टोटल हम बात करेगा, टोटल लोड ऑन सॉइल इज इक्वल टू होता है लोड ऑन कॉलम प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग।
ये होता है हमारा टोटल लोड ऑन सॉइल। अब हमें पता है कि टोटल लोड ऑन कॉलम तो 800 किलो न्यूटन आ रहा है, ये हमें पता है जो हमें दे रखा है। लेकिन सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग क्या होगा? तो सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग बेसिकली हम लेते हैं 8% टू 10% ऑफ लोड ऑन कॉलम। जो भी आपके पास कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है उसका 8% या 10% आप ले सकते हो, इन दोनों के बीच भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर 10% मान के चलते हैं, तो 80 किलो न्यूटन यहाँ पर ले लेते हैं। तो टोटल जो लोड आ जाएगा वो 880 किलो न्यूटन का यहाँ पर हो गया। मतलब क्या है कि 880 डिवाइड बाय 200, यही होगा, यही वैल्यू होगी आपकी। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 2.04 समथिंग आएगी। एरिया रिक्वायर्ड ये कितना हो जाएगा? 2.04 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मतलब ये सॉरी ये तो 4.4 मीटर स्क्वायर आपका एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा। टोटल जो आपका लोड, टोटल जो एरिया इस लोड के मुताबिक होगा आपकी फुटिंग के लिए वो 4.4 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हमारे पास क्या है? बेसिकली हमारे पास जो है वो स्क्वायर फुटिंग है। अब स्क्वायर फुटिंग के अंदर फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर सारे डायमेंशन एक जैसे होते हैं, ये भी एक जैसा होगा, ये सारे डायमेंशन एक जैसे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि एरिया रिक्वायर्ड जो था वो 4.4 मीटर स्क्वायर का था, हम इसको बेसिकली अगर अंडर रूट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक डायमेंशन की निकल कर वो 2.04 मीटर की आएगी। कितनी आएगी? 2.04 मीटर। मतलब ये 2.04। अब इसको एक काम करते हैं, हम इसको राउंड अप कर देते हैं तो 2.1 कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से 2.04 को निकाल के 2.1, ठीक है। स्क्वायर के मामले में यही होता है, ठीक है। स्क्वायर के केस में यही होता है। रेक्टेंगल के अंदर आपको अलग अलग अल्टरनेटिव्स, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, बट स्क्वायर के अंदर बहुत आसान सा और सिंपल सा फंडा होता है भाई, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था हमारे पैड फुटिंग के अंदर, दोबारा इसको मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि जो लोग नए हैं वो लोग इसको समझ पाए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा आप। ओके, तो ये तो था हमारा कि भाई डायमेंशन हमारे फुटिंग के कैसे निकलेंगे, इसकी एक्स दिशा में क्या डायमेंशन होगा और वाई डायरेक्शन में क्या डायमेंशन होंगे। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं इसकी डेप्थ की। हमारे पास इसकी डेप्थ कितनी होगी? तो भैया हमारे पास ये जो डेप्थ हम निकालेंगे तो इसके लिए पहले भी पैड फुटिंग के अंदर बताया था, अब दोबारा बता देता हूं कि SP16 के अंदर एक हमें फॉर्मूले का या एक रिलेशन का सहारा लेना होता है। आइए मैं आपको सैर करवाता हूं SP16 की। SP16 के अंदर आपको यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, टेबल सी, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो यहां पर देखिए ये आपको दो रिलेशन दे रखे हैं, सॉरी FY, MU और PT लिमिट थी, सॉरी ये तो आपका एक कॉलम हो गया। बेसिकली आपको दो रिलेशन दे रखे, एक तो MU लिमिट बाय FC के BD स्क्वायर और दूसरा PT लिमिट FY बाय FC के। हमें क्या करना है? हमें निकालना है D, हमें डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालना है। हमें क्या निकालना है? डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने की। ओवरऑल डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी होगी यहां पर? ओके, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए यहां पर एक रिलेशन बैठ रहा है, वो है MU लिमिट बाय FC के BD स्क्वायर। अब देखिए ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास FY कितना है। FY हमारे पास 415 है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई 415 आपको FE यूज करना है। तो 415 की लाइन में, 415 की कॉलम में और MU लिमिट के रो में ये अगर देखें तो ये 0.138 आ रहा है। अब इस कोफिशिएंट का यूज करके आपको एक कंप्लीट रिलेशन मिलता है यहां से। और वो क्या मिलता है हमें? अगर हम उसकी बात करें तो ये होता है हमारे पास MU लिमिट, हम इसको कह सकते हैं MU लिमिट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं इसको 0.138, मैंने इसको पूरा इधर उधर कर दिया, FC के BD स्क्वायर। ये एक रिलेशन यहां से आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गौर से जरा इसको देखिएगा। MU लिमिट को मैंने एज इट इज यहां रहने दिया और ये जो पूरा चीज है ये मैंने इसके साथ यहां पर इसको इक्वल टू के साथ जोड़ दिया, इक्वेट कर दिया इस तरह से। तो ये एक रिलेशन यहां से मिला हमें। अब हम इसे क्या करेंगे? इसमें से D को एक्सट्रैक्ट करेंगे, D को हम यहां से कैलकुलेट करेंगे सब्जेक्ट बनाकर। आइए हम बढ़ते हैं हमारी बोर्ड की तरफ। देखिए तो बेसिकली हमें यहां से एक रिलेशन मिला, MU इज इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर। D हम यहां पर मोहरा है, D हमें फोकस करना है D के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो अननोन यहां पर चीजें हैं वो तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मोमेंट तो हमें पता नहीं है अभी कि मोमेंट क्या है भाई साहब, तो मोमेंट निकालना है पहले। तो चलिए, तो मोमेंट यहां पर क्या होगी? देखिए यहां पर दो दिशाएं हैं, एक X और एक Y, ठीक है। तो अब क्योंकि यहां पर स्क्वायर फुटिंग है ये, तो दोनों ही दिशा सेम होगी, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, तो फिर मोमेंट भी दोनों के सेम हो जाएगी। जब मोमेंट दोनों की अगर डायरेक्शन सेम, सॉरी डायमेंशन अगर अलग अलग हो जाते तो फिर मोमेंट MU X में अलग आती और MU Y में अलग आती।
लेकिन क्योंकि दोनों भी एक जैसे हैं तो हम कह सकते हैं कि MUX इज इक्वल टू MUY। हाँ, जब हम रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात करेंगे तो तब ये दोनों भी सिनारियो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो स्क्वायर फुटिंग है तो एक ही रखते हैं, तो MUX इज इक्वल टू MUY हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास WL²/2। WL²/2। अब यहां पर W क्या होता है, तो W जो आपकी अपवर्ड प्रेशर जो पूरे पोर्शन पे लग रहा है, अब मान लीजिए ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो टोटल अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो हमें निकालना है। ओके, ये हमें निकालना है। और L जो है, जिस पोर्शन पर मोमेंट लग रही है कॉलम की फेस से, वो हमें निकालना है। चलिए एक एक करके हम सारी चीजें निकालते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। W की अगर बात करें तो W हमारे पास बेसिकली होता है कि भाई पहले तो हमें अपवर्ड प्रेशर निकालना होगा। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि ये टोटल जो अपवर्ड प्रेशर होता है वो हमें निकालना होता है, और वो कितने पोर्शन पे लग रहा है वो हमारा W होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं W की बात करूं, फॉर्मूला कहूं, W इज इक्वल टू होता है नेट फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर इनटू ये जो पोर्शन होता है, ये विड्थ इनटू विड्थ ऑफ, हम कह सकते हैं फुटिंग जिस पे लग रहा है वो, ठीक है, विड्थ ऑफ फुटिंग, वी कैन से दैट, मतलब जितने पोर्शन पे लग रहा है वो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए ये फॉर्मूला बेसिक है। अब आपको निकालना यहां पर है नेट अपवर्ड प्रेशर या नेट फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा बता देता हूं, नेट अपवर्ड प्रेशर जब भी हम निकालते हैं, नेट या फैक्टर, चलो फैक्टर साथ में ही कर देते हैं, फैक्टर मतलब क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई कर देना, और वो कोई चीज यहाँ पे बदलाव नहीं ज्यादा। तो नेट फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर की अगर बात करूं तो क्या होता है यहां पर, ये होता है कॉलम लोड डिवाइड बाय एरिया रिक्वायर्ड, जो हमने निकाला है, ठीक है। अब कॉलम लोड ही मैंने क्यों लिया, टोटल लोड मैंने क्यों नहीं लिया? टोटल लोड मैंने इसलिए नहीं लिया कि भाई जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो सेल्फ वेट आ रहा था हमारी फुटिंग का, वो उसके रेजिस्टेंस के तरफ से ही वो इक्वलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये मैंने, अगर आपको इसको डीप में समझना है, बहुत ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना सारी चीजें रिपीटेटिव हो जाएगी सारे सेशन के अंदर, है ना। तो अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो हमारी सीरीज को पहले से देखते आइएगा, तो इसका फंडा मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, आपका सेल्फ वेट हो रहा है जो, तो इसलिए हम उसको यहां पर कंसिडर करते ही नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट कॉलम लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ एरिया रिक्वायर्ड जो हमने निकाला था इनटू 1.5 फैक्टर्ड कर दिया, हमने डायरेक्ट यहां पर फैक्टर कर दिया। आइए, तो कॉलम लोड हमारे पास कितना था भैया, 800 था, डिवाइड बाय एरिया रिक्वायर्ड कितना हमारे पास आ रहा था। अच्छा, एरिया रिक्वायर्ड हमारे पास जो आ रहा था वो 2.1 प्रोवाइड किया था हमने, 2.1/2.1 प्रोवाइड किया था, तो ये 4.41 हो रहा है, 4.41 हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 4.41 लेना है, ठीक है, इंटू 1.5 कर दीजिए। तो इसको कैलकुलेट अगर करोगे आप लोग फैक्टर करके, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 272.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एक नेट फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर आ गया, इसकी वैल्यू आपको यहां से पता चल गई। हमारे पास जो वेट का फॉर्मूला था, जो यहां पर W निकालना था हमें, ठीक है, सॉरी, जो ये W निकालना था हमें यहां पर, तो W का फॉर्मूला था नेट फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर। अब ये विड्थ ऑफ फुटिंग कितनी है, तो हमें पता है विड्थ ऑफ फुटिंग कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, ये हमारी फुटिंग है, मान लेते हैं, मैं बॉटम ही ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये हमारी फुटिंग है। फुटिंग का पता है कि भाई 2.1 हमने ले रखा है, मतलब हम कह सकते हैं इसको कि भाई ये हाँ चलो 2.1 मीटर में फिलहाल करते हैं, मीटर पर स्क्वायर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मीटर में कर 2.1 मीटर की हमारी पूरी विड्थ है इसकी फुटिंग की, और पूरी ही ऑब्वियस सी चीज है, पूरी ही विड्थ पे लगेगा ये नेट अपवर्ड प्रेशर, बिकॉज ये सॉइल पे रेस्ट कर रहा है, तो सॉइल तो पूरी जगह स्प्रेडेड है, ठीक है, तो पूरे ही पोर्शन पे लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 272.1 इंटू 2.1, ये W की वैल्यू आपकी हो जाएगी। बड़ी आसान सी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करें हम लोग 272.1 इंटू 2.1 करें, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 571.41, ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, हमने L निकालना था, क्योंकि हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला था, M हमारे पास कितना था, WL²/2 था, तो L यहां पर कितना होगा, चलिए L की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली हमें पता है कि ये हमारा जो कॉलम लोड है, अच्छा मैं आपको यहाँ से फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास कॉलम था, ठीक है। तो बेसिकली कॉलम फेस से हम इसको कंसिडर करते हैं कि भाई मैक्सिमम मोमेंट हमारे कॉलम फेस पे आ रहा है, तो कॉलम फेस से लेकर ये पोर्शन हमें चाहिए,
कॉलम फेस से लेकर ये पोर्शन हमें चाहिए। अब ये पोर्शन कितना होगा, ये एज इट इज जो हमने पैड फुटिंग में किया था वो बस मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, जिसने देखा होगा उसको पता होगा ये चीज, ठीक है। तो ये कितना होगा पोर्शन, हमें पता है कि ये टोटल 2100 है, कितना है टोटल 2100 mm का है ये टोटल, ठीक है। या हम कहें अगर उसको, चलो अभी 2100 कर लेते हैं, और ये भी 2100 है, हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। तो 2100 है। अब हमें इस पोर्शन की जरूरत है तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि कॉलम हमारा जो है वो 350 mm का है, कॉलम कितना है हमारा 350 mm का। चलिए तो 2100 माइनस 350 mm कर दीजिए, मतलब क्या है कि इसको आपने निकाल दिया, तो अब ये और ये दोनों आपको मिल गए, ठीक है। दोनों में से अगर आपको एक की ही वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, एक की ही अगर आपको वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो इसका आंसर आपका 875 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा 875 mm आपका एक पोर्शन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 875 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका मतलब था, है ना, यही इसका मतलब था। तो हमने इसको निकाल लिया बड़ी आसानी से, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी। तो W हमारे पास आ गया कि भाई 571.41 है, इंटू L हमारे पास आ गया कि भाई 0.875, ये मैंने इसको किलोमीटर में दोबारा कर दिया, ठीक है, मतलब मीटर में कर दिया दोबारा। तो ये डिवाइड बाय स्क्वायर, अच्छा ये डिवाइड बाय 2 आ गया। इसको अगर कैलकुलेट करें हम लोग, तो 218.74 किलो न्यूटन इंटू मीटर आपकी ये मोमेंट आ रही है। बेसिकली ये आपकी मोमेंट आ रही है। अभी हमने ये कुश्ती हम किस लिए लड़ रहे थे, ये कुश्ती हम डी के लिए लड़ रहे थे। अगर आपको ये इक्वेशन याद होगा, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद होगा, तो हम डी के लिए लड़ रहे थे यहाँ पर। तो डी के अंदर मोमेंट अभी हमें पता चला है। अभी एफसीके की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एफसीके हियर, तो एफसीके क्या होगा, एफसीके वो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। हमारे पास जो कंक्रीट ग्रेड है वो 20 का है, तो वो बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही डिनोट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 20 ही ले लेंगे, एफसीके की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब बात करते हैं बी की। भैया बी यहाँ पर अलग होगा। देखो बी का मतलब ये होता है कि वो विड्थ जो बियर कर रही है, जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है आपकी, जो बेयरिंग विड्थ है आपकी, है ना, उसको हम यहाँ पर विड्थ ये बी कहेंगे। तो ये आपकी कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास स्लोप फुटिंग है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा फिगर के द्वारा आपको समझाता हूं। ये हमारे पास स्लोप फुटिंग है इस तरह से, ये हमने प्रोजेक्शन छोड़ा था, ये वाला प्रोजेक्शन, फिर ये स्लोप आ गया था, फिर ये स्लोप आ रहा था, ठीक है, और ये नीचे इस तरह से जा रही है। तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि कॉलम का लोड जब आ रहा है तो बेयरिंग जो सबसे पहले पोर्शन आपका है वो इतना हो रहा है आपका, ये दिस इज व्हाट द बेयरिंग पोर्शन इज। इसको हम बी से जानते हैं, मतलब इसको हम विड्थ ऑफ बेयरिंग कहते हैं, इसको हम विड्थ ऑफ बेयरिंग कहते हैं। तो अब ये विड्थ ऑफ बेयरिंग पोर्शन कितना है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है कि हमारा जो कॉलम है इसकी विड्थ कितनी है भैया, इसकी विड्थ है 350 mm की। ओके, ये हमने कितना दिया था, ये 75 mm और ये 75 mm। इसका मतलब ये है कि अगर हम बी की यहां पर बात करें, मतलब इस इक्वेशन के द्वारा, इस इक्वेशन के हिसाब से, चलिए इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं मैं, mu इज इक्वल टू हमारे पास था 0.138 FCK बी डी स्क्वायर। mu हमारे पास आ चुका है 218.74, ठीक है, इज इक्वल टू 0.138, FCK हमारे पास 20 है, इंटू बी। अब ये जो विड्थ हो जाएगी ना, ये विड्थ हो रही है, ठीक है, ये विड्थ हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके, ये कितनी आ रही है हमारे पास, तो 350, हम कह सकते हैं 350 प्लस 150, तो ये 500 mm हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको 500 यहां पर ले लेते हैं इंटू डी स्क्वायर। अब भैया डी को यहां पर सब्जेक्ट बनाओ यार, डी को सब्जेक्ट बनाओ और आसानी से डी की वैल्यू निकाल लो। बड़ी आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसको पूरा हटा दे इस तरह से, इधर ला ले उसको, ठीक है, तो 218.74, इसको चलो ये हमारी जो किलो न्यूटन टू मीटर में थी ना, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन इंटू मीटर के अंदर, एमएम के अंदर, ठीक है, डिवाइड बाय 0.138 FCK मतलब 20 इंटू 500, यही हो जाएगा आपका डी का फॉर्मूला, है ना। तो अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी डी की, ये जो आपकी डी की वैल्यू आएगी, अगर इसको गौर करोगे आप लोग तो इसकी वैल्यू आपकी निकलेगी 398। इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई गलती मत कर लेना आप। तो ये 398 mm की आपकी डेप्थ आ रही है, जो कि रिक्वायर्ड मिनिमम है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी दोबारा बता रहा हूं कि हमेशा जो भी आपकी रिक्वायर्ड डेप्थ होती है उससे आप 2 या 2.5 गुना ज्यादा डेप्थ को कंसीडर किया करो इन केस ऑफ फुटिंग, बिकॉज जब हम शेयर करते, शेयर में ये इसके फेलियर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए शेयर में हमेशा हम ज्यादा डेप्थ को मान के चलते हैं ताकि वो फेल ना हो वहां पर। ओके,
तो शेयर में हम ज़्यादा डेप्थ को मान के चलते हैं, तो आप यहाँ पर इसका 2-2.5 गुना ज़्यादा ले सकते हो, या 800-900 mm ले सकते हो, 600 mm ले सकते हो, 700 ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा ले लीजिए। अगर हम 2.5 गुना ज़्यादा लेते हो तो ये 990 समथिंग आ रही है। आप अगर 900 भी लेते हो तब भी आप सही हो। अगर आप 900 mm भी इसकी डेप्थ को मान के चलते हो तब भी आप सही हो। हाँ, थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो सकता है, बट 900 mm इज सेफेस्ट। ठीक है, अगर आप 800 mm ले लो तो भी कोई बात नहीं है। 700 या 600 लेते हो तो लेकर चलो। अगर आपको आगे लगता है कि ये फेल हो रहा है, हम चेक करेंगे 2 वे शेयर 1 वे शेयर के अंदर, अगर फेल होता है तो फिर इसकी हम डेप्थ बढ़ा देंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है इसकी जो डेप्थ ले लेते हैं वो हम लेते हैं कि भाई ओवरऑल डेप्थ आपकी जो है वो 600 mm मान लेते हैं। ओवरऑल डेप्थ हम इसकी ओवरऑल डेप्थ मान के चलते 600 mm। आप अगर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप अगर इसको 800 mm या 900 mm लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये गलत नहीं है। थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो सकती है, बट गलत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको कट टू कट जाना है, थोड़ा इकोनॉमिकल वे में जाना है तो थोड़ी कम ले लीजिए, है ना। इसको 600 mm इसलिए हमने कर दिया है कि भाई देख लेते हैं, अगर इसमें फेल होता है तो दोबारा रिकंसिडर कर लेंगे, ज़्यादा डेप्थ ले लेंगे। अगर इसमें काम चल जाता है तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं हम लोग, इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, ट्राई कर रहे हैं कि भाई ट्राई ओवरऑल डेप्थ कितनी, 600 mm की। ओके, तो हमने क्या किया कि इसके सारे पैरामीटर्स निकाल लिए कि भाई हमारा जो फुटिंग का जो प्लान डायमेंशन थे, ये 2.1 का, ये 2.1 का, और इसकी जो फुटिंग की जो ओवरऑल डेप्थ आ रही थी हमारे पास, कितनी आ रही थी ओवरऑल डेप्थ, अगर देखें हम यहां से लेकर, इसको ड्रॉ करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात होती है भाई। ठीक है, तो ये जो है यहां से लेकर यहां तक की 600 mm ओवरऑल डेप्थ आ गई इसकी। ओके, तो डायमेंशन सारे हमने तय कर लिए। अब बारी आती है इसके अंदर स्टील को प्रोवाइड करने की। अब क्या आती है बारी, स्टील को प्रोवाइड करने की बारी आती है। अब देखिए, स्टील को प्रोवाइड करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी आसान सी चीज है। स्टील को प्रोवाइड कर लेते हैं। चलिए, स्टील को प्रोवाइड करना मतलब क्या होता है, AST निकालना। क्या होता है मतलब इसका, AST निकालना। और AST पता चलती है हमें PT से। मतलब देखो, AST का फॉर्मूला क्या होता है, PT डिवाइड बाय 100 इंटू BD। मेन स्टील की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहले हम मेन स्टील प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो मेन स्टील के अंदर ये होता है कि भाई PT डिवाइड बाय 100 इंटू BD होता है। अब यहां पर PT जो होता है वो डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर। चलिए, PT जो है यहां पर वो डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर। मैंने आपको बताया था, वेयर PT डिपेंड ऑन MU बाय BD स्क्वायर। ये PT इस पे डिपेंड करता है, और ये MU बाय BD स्क्वायर कहां से मिलेगा आपको। वैसे हमारे पास मोमेंट तो है, B भी है, D भी है। अब ये हमें वैसे मिलेगा कहां से, ये रेशियो कैसे, ये कैसे डिपेंड करेगा। तो देखिए, आइए दोबारा हम चलते हैं SP16 के अंदर। दोबारा हम कहां चलते हैं, SP16 के अंदर। आपको जाना होगा अब पेज नंबर 40 के अंदर, 48 के अंदर, क्योंकि वहां पर कुछ टेबल्स वगैरह दे रखे थे, तो मैं उसकी जरा यहां पर झलक दिखा देता हूं, ये सारी चीजें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, कंफ्यूजन से दूर रहना है तो IS कोडल प्रोविजन को ध्यान से समझना और सुनना सीखो। ओके, और इसको याद रखो कि कैसी, कौन सी चीज कहां पर दे रखी होती है और कहां कैसे हमें निकालनी है। चलिए, तो देखिए, ये आपको एक टेबल दे रखा है, टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 की अगर बात करें इसमें, तो टेबल नंबर 1 भी आपको दे रखा है इसी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो FCK का ग्रेड है वो FCK 15 के लिए दे रखा है। हमारे पास जो FCK है वो 20 है, बिकॉज हमें M20 दे रखा है, तो हम इसलिए इस टेबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो FCK 20 के लिए हम इसको यूज करेंगे। FE जो है आपके पास, ये इतने ग्रेड आपके पास डिफरेंट अवेलेबल है, तो आप इन सभी के लिए इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं जिक्र कर रहा था MU बाय BD स्क्वायर की, तो देखिए ये यहां पर एक रेशियो आपको दे रखा है ना, और उसी के सामने स्टील का ये जो ग्रेड दे रखे, ये डिफरेंट ग्रेड दे रखे, आपके पास जो भी उसके हिसाब से आप यहां पर ले सकते हो वैल्यूज। हमारे पास 415 है, तो हम यहां पर इसको लॉक करते हैं, 415 वाले कॉलम को लॉक कर देते हैं। और यहां पर अब रो की बात करते हैं कि भाई MU बाय BD स्क्वायर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज यहां पर दे रखी है। हमारी वैल्यू क्या है, हमारा रेशियो क्या है, वो हमें निकालना है कि भाई MU बाय BD स्क्वायर का रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है। चलिए, दोबारा हम चलते हैं यहाँ पर, MU बाय BD स्क्वायर का रेशियो यहाँ पर कितना होगा, तो 218.74, ठीक है, इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 500 हमने निकाला था। ठीक है, इंटू अब ये D यहाँ पर जो है ये D है। ठीक है, अब देखो हमारे पास D तो ओवरऑल ये कैपिटल डेप्थ है। ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ है। ये जो इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल d, इसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं।
इफेक्टिव डेप्थ हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास, मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, कुछ पिक्चर्स बताए थे मैंने आपको। देखिए ये है, ये स्टील आप देख रहे होंगे, ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है जो कि बॉटम में है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है जो कि टॉप में है, ठीक है। तो हम यहां पर जो डेप्थ निकालते हैं, इफेक्टिव डेप्थ, वो जो है यहां से लेकर इस टॉप रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। इसको हम dy कहते हैं, मतलब ये y डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट बिछाया हुआ होता है, इसको हम dy कहते हैं, और ये x दिशा में, जो इस दिशा में होता है रेनफोर्समेंट मेन वाला, इसको हम dx कह देते हैं, इसकी इफेक्टिव डेप्थ को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए हम हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं। बेसिकली अगर मैं बात कहूँ आपको, चलिए ये हमारा फुटिंग का बॉटम पोर्शन है, और ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट इस तरह से, ठीक है, और ये उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। ये हमारा फुटिंग का मान लीजिए टॉप है, हमारा फुटिंग का रफली मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये जो इसका सेंटर होगा, इसको हम dy कहेंगे, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेकेंडरी बार्स, मतलब सेकंड लेयर के ऊपर जो बार है वो, और जो बॉटम लेयर के ऊपर बार है उसको हम dx कहते हैं, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर तक का, इसको हम dx कहेंगे। तो हम यहाँ पर जो AST निकालते हैं, जिसके अंदर जो हम d यहाँ पर निकालेंगे, वो हमारा dy होता है। ये सेकंड लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है हमारा रेनफोर्समेंट का, उसका सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, टॉप से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली हम यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, उसको मैं आपको फिगर से बता देता हूं कि कितना होगा। फिगर मेरी दोबारा से उतनी क्लियर नहीं होगी, तो आप ज़रा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है। चलिए इस रेनफोर्समेंट को हम एक काम करते हैं, बॉटम में बिछा देते हैं। लेट सपोज कि ये बॉटम रेनफोर्समेंट है आपका, ये आपका क्या है, बॉटम रेनफोर्समेंट है, डायमीटर के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट है, सेकंड लेयर वाला, ठीक है। ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट है। हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेकर इस रेनफोर्समेंट तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है कैसे मिलेगा, तो हमें पता है कि टोटल हमारे पास कितना है, ये भाई टोटल हमारे पास कितना डिस्टेंस दे रखा है हमने, तो टोटल हमारे पास है 600 mm का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, 600 mm हमें टोटल दे रखा है, ठीक है। माइनस हमने बॉटम से कवर कर लेना है, माइनस हमने क्या करना है, बॉटम से कवर मतलब 50 mm का कवर, चलिए 600 माइनस 50 mm हमने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस ये जो बॉटम बार्स हैं ये माइनस करने हैं। अब बॉटम में बार जो आप माइनस कर रहे हो वो कितने हैं, तो देखिए हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं, तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इसको हम 12 mm डायमीटर का बार मान लेते हैं। लेट सपोज इट इज 12 mm डायमीटर, और ये भी 12 mm डायमीटर है, ठीक है। तो ये 12 mm डायमीटर है, तो डायरेक्ट, क्योंकि पूरा बार आप माइनस करोगे, आपको पहुंचना कहां पर है, आपको पहुंचना यहां पर है। अभी आप इस बॉटम में हो, तो पूरा डायमीटर ये माइनस होगा आपका, तो 12 mm माइनस कर दिया हमने टोटल, माइनस, क्योंकि हमें इस बार के सेंटर पर आना है। ये बार आपका 12 mm का है, तो सेंटर पे आपका 6 mm हो जाएगा, तो ये 6 mm हो गया। इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो ये आपका निकल कर आएगा 532 mm। कितना आएगा, 532 mm आपका निकल कर आएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल चीज थी, बस थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना है, ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन से इसको आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ी बहुत चूक इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये डायमीटर की बात होती है ना। चलिए, तो ये हमने निकाल लिया डी, तो डी कितनी आ रही है हमारे पास, 532 आ रही है। ये डी स्क्वायर है बेसिकली हमारे पास, तो 532 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 532 का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। तो 532 स्क्वायर। अब इसका अगर हम रेशियो निकाल लें, तो mu बाय बी डी स्क्वायर का रेशियो हमारे पास आ रहा है 1.55। कितना आ रहा है रेशियो, 1.55। तो बेसिकली हमने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया। चलिए mu बाय बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पर 1.55 हमें मिल गई है। अब बढ़ते हैं IS कोड में, सॉरी हमारे यहाँ IS कोड में, IS 456 1978 इसको कहते हैं, डिजाइन एड कहते हैं इसको, और इसको हम SP 16 भी कहते हैं, ठीक है। तो इस IS कोड में जो है, अब हमारे पास 1.55 की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कितनी है, 1.55। तो इस कॉलम में देखिए, आपको यहाँ कहीं 1.55 दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। 1.55 की अगर बात करें तो हाँ मिल गई, चलो मिल गई, नसीब वाले हो आप। तो 1.55 आपको वैल्यू डायरेक्ट मिल गई यहाँ पर। तो 1.55 के सामने अगर हम बात करें, अगर नहीं मिलती ना आपको ये,
अगर नहीं मिलती तो आपको यहाँ पर इंटरपोलेट करना पड़ता, दो वैल्यूज के बीच की वैल्यू को निकालना होता है, ठीक है, तो इंटरपोलेट करना होता है। मैंने आपको पैड फुटिंग के अंदर यही करवाया था, लेकिन यहाँ मिल गया तो अच्छी बात है। चलो, तो ये बेसिकली 415 वाला ये कॉलम हमारा है, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये 415 वाला कॉलम हमारा है। तो हमें क्या करना है, इसको इंटरसेक्ट करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्ट करना है भाई, कि ये कॉलम हमारे पास आ रहा है, ये है और ये है। तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू निकल कर आई है, ये कौन सी वैल्यू निकल कर आई है, तो देखिए ये हमारे पास पीटी की वैल्यू निकल कर आई है। कितनी पीटी की वैल्यू निकल कर आई है, 0.477 पीटी की वैल्यू यहां से निकल कर आ चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें जरूरत थी पीटी की, तो पीटी हमारे पास आ चुका है 0.477। आसान है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। चलिए, और पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो तो इसको लाइक भी करिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो पीटी हमारे पास आ गया। अब हम यहां से एएसटी निकाल सकते हैं। एएसटी इज नथिंग बट पीटी बाय 100 इंटू बी इंटू डी। पीटी हमारे पास 0.477 है, डिवाइड बाय 100 हमारे पास है, इंटू बी। अब बी यहां पर क्या होगा, तो हमें पता है 500 mm है हमारे पास बी, ठीक है। और डी जो हमने निकाला था अभी, वो हमारा इसका जो इफेक्टिव डेप्थ टॉप बार का या सेकेंडरी जो लेयर हमारा बार का था, डिस्ट्रीब्यूशन बार तक का, डी वाई हमको इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो डी है वो, तो 532। ओके, ये हमने निकाल लिया। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 1269 mm स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है फॉर मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट के लिए जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है वो है 1269 mm स्क्वायर का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये तो इसकी बात आ गई मेन रेनफोर्समेंट की। अब बात करें अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमें प्रोवाइड करने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए अगर बात करें हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की अगर बात करें, आप लोग हेडिंग अपने हिसाब से मारते रहा करो, ठीक है, वहां पर हेडिंग लगाते रहो अपने आप से। मैं यहां पर सारी हेडिंग नहीं लगा रहा हूं, आप अपने हिसाब से लगा। देखो, डिजाइन जब आप करते हो ना, तो आप अपने मन के राजा होते हो। आप हेडिंग इस तरह से मारो कि सामने वाला जब आपकी डिजाइन देखे तो उसको समझ में आनी चाहिए कि यार ये चीज इसके अंदर ये बता रखी है इन्होंने, इस स्टेप के अंदर या इस कैलकुलेशन के अंदर ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज बताई गई है। इस हिसाब से आप भी अपनी हेडिंग्स वगैरह मारा करो। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है हेडिंग मारने का स्टेप का, कि भाई ये स्टेप का नाम यही होना चाहिए। बस वो इस तरह से होना चाहिए कि उस स्टेप के अंदर जो उसका मोरल है वो उस हेडिंग में आ जाना चाहिए, ठीक है, उस तरह से मारा करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करना है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बार के अंदर भी वही फॉर्मूला यूज होगा। एएसटी इज इक्वल टू होता है यहां पर पीटी बाय 100 इंटू बी इंटू ये डी होगा, कैपिटल डी। याद रखिएगा इस चीज को, ये क्या होगा, कैपिटल डी होगा, ओवरऑल डेप्थ। लेकिन यहां पर भी छोटा सा ट्विस्ट है, बिकॉज इट इज अ स्लोप्ड फुटिंग। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। हाँ, पीटी पहले देख लेते हैं। तो पीटी बेसिकली हमें पता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बार जब प्रोवाइड करते हैं तो पीटी हम मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होता है आईएस कोड के मुताबिक मिनिमम रेनफोर्समेंट हम 0.12% प्रोवाइड करते हैं। 0.12 नहीं कहा जाता इसको, जो भी 0.12 कहते हैं वो गलत कहते हैं, अपने आप को करेक्ट कर ले, 0.12% होना चाहिए, ठीक है। तो 0.12% हम जो है यहाँ पर मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हमेशा। ओके, तो यहां पर पीटी तो हमें पता चल गया, बी हमें पता है, बी यहां पर कितना होगा भाई, तो बी, अब ये बी कौन सा होगा, ये बी वो नहीं होगा जो हमने मेन रेनफोर्समेंट में लिया था। मेन रेनफोर्समेंट वाला जो बी था वो बेसिकली वो बी था जो स्ट्रेंथ को बियर कर रहा था, ठीक है, जो लोड को बियर कर रहा था, बियरिंग स्ट्रेंथ। और ये बी वो है जो ओवरऑल आपका बॉटम में जो आपका विड्थ है आपकी फुटिंग की, बॉटम विड्थ ऑफ फुटिंग जो आपकी है वो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के अंदर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पैड फुटिंग के अंदर, दोबारा आज बता रहा हूं इस चीज को। तो बी हमारे पास कितना, बी हमारे पास बी की वैल्यू कितनी होगी फिर, चलिए मैं बताता हूं, 0.12 डिवाइड बाय 100। बी की वैल्यू जो हमारे पास विड्थ ऑफ फुटिंग थी वो 2.1 था, मतलब 2100 mm था, इधर से 2100 mm था, ठीक है। तो हमारी विड्थ टोटल हो जाएगी 2100 mm की। बी यहां पर कितना हो जाएगा, 2100। इस चीज को समझिएगा, इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो मुझे तुरंत कमेंट करें, या फिर मुझे हमारे बाकी जो सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स हैं उससे हमें एक संपर्क करें, आपके कंफ्यूजन को दूर करें। कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए आपको, कंफ्यूज रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आपको परेशान करेगी। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बेसिकली हमें कांटेक्ट करें, हम आपका वहां पर कंफ्यूजन दूर कर दिया करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2100 बी आपकी आ गई। अब
ये जो कैपिटल डी है ओवरऑल डेप्थ है। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पर ओवरऑल डेप्थ 600 एज्यूम कर लोगे, या सॉरी कंसिडर कर लोगे, ले लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन नहीं, रुको भाई रुको, ये 600 mm आपकी वो डी नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है आपकी स्लोप फुटिंग है ना ये, तो स्लोप फुटिंग के अंदर आपकी जो डेप्थ है वो वेरिएबल है भाई। टॉप में डेप्थ आपकी अलग है, टॉप की डेप्थ अगर देखिए, चलिए मैं बताता हूं आपको अभी, टॉप की डेप्थ जो है ये टॉप है, ये टॉप की डेप्थ यहां पर अलग है और यहां पर अलग है, और ये वेरी हो रही है, मतलब डेप्थ तो यहां पर सारी वेरी हो रही है, कोई स्टैंडर्ड डेप्थ तो है नहीं इसके अंदर, है ना। हमने जो 600 निकाली थी वो यहां तक, यहां से इस टॉप से लेके बॉटम तक है, लेकिन ये जो एज है इसकी डेप्थ अलग है, इसको हमें कंसिडर करना होगा ना, कि नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एवरेज निकालना होता है कि भाई ये इसकी 600 है और ये एज जो होगी वो। अब एज आप कैसे डिसाइड करोगे, तो देखिए एज जनरली आप 200, 230, 250 mm तक की एज थिकनेस आप रख सकते हो इसकी आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर, स्लोप फुटिंग के अंदर, ठीक है। 200, 230 या 250 तक आप रख सकते हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 230 mm की यहाँ पर ये इसकी थिकनेस मान लेते हैं, लेट सपोज कि ये 230 mm की थिकनेस है, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है कि ये कौन सी डेप्थ की बात कर रहा हूं मैं, थिकनेस की बात कर रहा हूं, ये जो बॉटम एज होती है इसकी, ठीक है, 230 mm इसको हमने मान लिया है। तो 230 mm ये है बॉटम थिकनेस और टॉप थिकनेस इसकी 600 mm की हो गई है, तो इनका एवरेज हम ले लेंगे। अब क्या करते हैं, इनका एवरेज हम जनरली लेते हैं, तो 600 प्लस 230 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, है ना, 600 प्लस 230 डिवाइड बाय 2, मतलब ये 415 mm समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, 415। तो ये आपको यहाँ पर कैपिटल डी जो है ये 415 mm लेना है। किसी का अब भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, हो सकता है कई लोगों की कंफ्यूजन इसके अंदर निकल कर आए, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है टॉपिक जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होना नहीं है, खुले दिमाग से इसको समझिएगा, ओके। 415 में हमने ले लिया है, तो यहां से आप जो है इसके लिए AST कैलकुलेट कर सकते हो। AST अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 1046 mm², 1046 mm² का एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए निकाल लिया, हमने मेन रिइंफोर्समेंट के लिए जो एरिया रिक्वायर्ड था वो निकाल लिया, ठीक है। अब बारी आती है नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने की, ओके, डायमीटर ऑफ बार प्रोवाइड करने की और स्पेसिंग ऑफ बार प्रोवाइड करने की। चलिए एक एक करके इन सब चीजों को निपटा देते हैं आज इस सेक्शन के अंदर। नंबर ऑफ बार की अगर बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ बार का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू होता है कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST। अब कैपिटल AST क्या होता है, तो हमारे पास जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो आप ले लीजिए, उसका कैपिटल AST मेन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और स्मॉल AST क्या होगा, तो जो बार आप कंसीडर यहां पर करोगे, अब हम मान लेते हैं कि भाई 12 mm का डायमीटर बार हम यहां पर दे रहे हैं, लेट सपोज हम वी आर प्रोवाइडिंग द 12 mm डायमीटर बार्स ओवर हियर, ठीक है। तो 12 mm डायमीटर का बार अगर लेते हैं तो 12 mm डायमीटर के बार का जो एरिया है वो मतलब π/4 d², स्मॉल AST का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर π/4 d², और π/4 इंटू d² मतलब 12 mm डायमीटर के बार प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के जो आएगी वो, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है कि भाई π/4 इंटू d², तो ये 113.097 समथिंग आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है, ठीक है। और कैपिटल AST में पता है हमारे पास जो हमने मेन रिइंफोर्समेंट निकाला था 1269, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये रखना है, मतलब 1269 डिवाइड बाय 3.097, ठीक। तो ये आप इसको कैलकुलेट करोगे आप अगर, तो 1269 डिवाइड बाय 113.097, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 11 पॉइंट कितने आ रहे हैं आपकी, 11.22 आपकी वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, 11.22 आपकी वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ बार आपके जो है 11.22 आ रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली यहां पर 12 इसको प्रोवाइड करोगे राउंड अप करके, ठीक है। तो 12 नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड करेंगे भाई। निष्कर्ष यहां पर निकल कर आ जाता है इसका कि आपको बेसिकली करना क्या है, 12 नंबर ऑफ बार्स 12 mm के प्रोवाइड करना है, मतलब 12 बार्स 12 mm के, यही इसका मतलब हुआ, है ना। ये आपने प्रोवाइड करना है, ओके। सिंपल चीज है, समझ में आ गया आपको। और ये बार आप दोनों ही के लिए प्रोवाइड कर दीजिए, मेन एनफोर्समेंट के लिए भी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए भी, ठीक है। तो
कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कर सकते हो आप लोग। या फिर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए अलग से प्रोवाइड करना है तो कर सकते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो ये 1270 का है, वो 1000 का है, उसका एरिया ऑफ रिक्वायर्ड जो है स्टील, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप अगर अलग से करना चाहो, 1-2 बार्स की अगर आप बचत करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना दोनों के लिए आप यही प्रोवाइड कर दीजिए, मेन रेनफोर्समेंट में भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में भी, दोनों ही दिशाओं में उसकी जाली पूरी मैट जो है उसकी इसी नेट जो है सॉरी नेट उसकी जो है इसी तरह से बना दीजिए, ठीक है। अब स्पेसिंग जो आप रखोगे बार्स की, स्पेसिंग जो रखोगे आप वो कितनी है, चलिए उसकी बात करते हैं। स्पेसिंग ऑफ बार, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बस स्पेसिंग ऑफ बार कंप्लीट करके इसको खत्म करते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिंग ऑफ बार यहां पे देख लेते हैं। स्पेसिंग ऑफ बार कैसे प्रोवाइड करते हैं, देखिए सिंपल सी चीज है, हमारे पास ये बॉटम विड्थ है हमारी फुटिंग की मान लेते हैं, जो कि 2100 mm की है। कितनी है, 21 mm की है, ठीक है। और हम जो बार है कुछ इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट हो गया और ये उसके अंदर उसके टॉप रेनफोर्समेंट हो गया, ठीक है। तो बॉटम रेनफोर्समेंट की अगर बात करें, चलिए स्पेसिंग अगर बात करें इन जनरल, ठीक है, स्पेसिंग की बात करते हैं। तो स्पेसिंग के लिए करना क्या होता है, बेसिकली टोटल हमारे पास कितना है, 2100 है, 2100 mm दे दिया हमने, इधर से 50 mm का कवर, इधर से 50 mm का कवर, मतलब 100 mm दोनों तरफ से माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो सेंटर टू सेंटर ऑफ दी बार्स प्रोवाइड करते हैं, ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है। क्या होती है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है। तो आपके एक तरफ से जो बार होगा, अगर 12 mm का बार है ये आपका, तो ये इसका सेंटर 6 mm पर आ जाएगा, 6 mm इसका सेंटर और इसका सेंटर 6 mm पर आ जाएगा। तो ये एक तरफ से 6 mm माइनस हो रहा है और दूसरी तरफ से 6 mm माइनस हो रहा है, मतलब 12 mm का दोनों तरफ से बार माइनस हो रहे हैं, 6 mm, ठीक है। तो ये 12 हो गए, तो इस तरफ से आप ये कर दो। अब कितने नंबर ऑफ बार आप प्रोवाइड करो, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है, कि भाई जो आप माइनस मतलब डिवाइड करते हो वो नंबर ऑफ बार -1 हमेशा किया जाता है। इसका भी एक लॉजिक है इसके पीछे, वैसे मैंने आपको पहले समझा दिया था, दोबारा जो लोग नए देख रहे हैं मैं उनके बारे में बता देता हूं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 हमारे पास बार है, कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार से। अब इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, तो 1 2 3 4, मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ बार आपके पास होते हैं उससे एक नंबर कम आपकी स्पेसिंग होती है जनरली। और अगर लॉजिकली समझे तो वो भी आपके पास समझ आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, इस फिगर के हिसाब से। तो ये इसलिए हमने रखा है। तो नंबर ऑफ बार हमारे पास बेसिकली कितने हैं, 12 थे, तो 12 नंबर -1 मतलब 11 हो जाएगा, तो ये 11 हो गया। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो देखिए 2100 -100 -12 डिवाइड बाय 11 अगर करो तो ये 180 कितना आ रहा है, 180 mm, 180.72 mm समथिंग आ रहा है आपका ये स्पेसिंग इसकी, अगर हम इसको देखें तो, अगर बिल्कुल एक्यूरेटली देखें तो, ठीक है। आप इसको जो है 180 प्रोवाइड कर सकते हो, 180 की आप स्पेसिंग आप प्रोवाइड इसमें कर सकते हो। हर बार के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका 180 mm का होना चाहिए। और आप जब भी स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं तो इसके प्रोविजन हमेशा याद रखिएगा कि आपके 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, या फिर 3D आपकी स्पेसिंग, इससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 300 mm से ज्यादा आप इसको याद रख लीजिएगा, मिनिमम तो होता ही है कि भाई 300 mm से ज्यादा इसका स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये एक चेक आप कर लीजिएगा, छोटा सा, बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली आपका ये 180 mm आप स्पेसिंग यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमने बेसिक अब तक क्या किया है, हमने अब तक इसमें देखा कि भाई एरिया रिक्वायर्ड किस तरह से निकाला जाता है स्लोप फुटिंग का। उसके बाद हमने देखा कि भाई इसका डेप्थ किस तरह से निकाली जाती है। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर मोमेंट जो एरिया, हाँ, रेनफोर्समेंट, या फिर हम कह सकते हैं चलो मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि भाई मोमेंट रेनफोर्समेंट है ना, मोमेंट रेनफोर्समेंट हम देख सकते हैं उसके लिए क्या है, ठीक है। और हमने लास्ट में देखा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, बेंडिंग रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर स्पेसिंग ऑफ बार कैसे निकालते हैं, स्पेसिंग ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं। अब एक और चीज़ बाकी रह गई है, और वो है कि भाई एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो वहाँ पर अवेलेबल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी है। चलिए अब इसमें आखिरी पॉइंट पर नज़र डाल लेते जरा एक, ठीक है। चलिए एक देखिए डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, 47 × d होता है, मतलब डायमीटर ऑफ बार जो आपने ले रखा है वो, ठीक है। 47 × d का सिंपली ये होता है।
अब 47 इंटू डी, 47 इंटू डायमीटर ऑफ बार हमारे पास कितना है भाई, 12 mm है, सिंपल सी चीज है। तो ये 564 है। मतलब क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ आपको आपकी जो आएगी उसकी उस डायमीटर के हिसाब से वो है 564 mm की। अब ये इतनी रिक्वायर्ड लेंथ आपकी फुटिंग में अवेलेबल है या नहीं है एक तरफ के कैंटिलीवर के अंदर। तो अगर बात करें हम लोग इसके अंदर, मैं बात कर रहा हूं इस चीज की, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, तो यहां पर ये एरिया इसके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो इसकी अगर बात करें तो कितना होगा, हमें पता था, हमने पहले कैलकुलेट कर रखा, ये 875 है। कितना है ये, 875 है। जिसको नहीं ख्याल है इसका तो वो पहले इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करे, पीछे ले जाए और देखे। तो हमने इसको 875 mm निकाला था कॉलम के फेस से ये एज तक का, ठीक है। तो 875 mm है, लेकिन हम क्योंकि माइनस कवर माइनस कर लेते हैं, हमें देखना है कि अवेलेबल कितना है, तो कवर माइनस कर लेते हैं। तो 875 mm माइनस 50 mm कवर अगर कर लिया हमने इसको, तो ये 825 mm आ रहा है। कितना, 825 mm आ रहा है। मतलब 825 mm की लेंथ वहां पर अवेलेबल है और उसको रिक्वायर्ड कितनी डेवलपमेंट लेंथ के लिए 564 mm। तो मतलब इनफ है, वहां पर रिक्वायर्ड है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक चेक करना भी जरूरी है। तो यहां तक तो हमने कर लिया है भाई, स्पेसिंग ऑफ बार कैसे करना है और डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालना है वो हमने देख लिया, ये उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे है या नहीं है। तो इस सेशन में ये हमने समअप कर दिया है समरी के तौर पर कि भाई कौन कौन सी चीजें हमने इस फुटिंग की, आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग की हमने कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें कवर किए हैं आज के लेक्चर में, लेक्चर 9 में। लेक्चर 10 में हम इसके आगे वाली चीजें, 1 वे शेयर हुआ, 2 वे शेयर चेक हुआ और ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग हुआ, तो ये सेफली हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और वहां पर हम इसको जो है कंप्लीट अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके, तो बस आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने यहाँ तक समझाया है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई भी किसी का कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे जितने भी बाकी जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हमने आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ किसी भी जो भी आपके लिए अनुकूल है आप इनमें से हमें किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हो और आपके डाउट वहां पर पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब के कमेंट तो है ही, तो आप वहां पर भी कमेंट करके हमें अपने डाउट पूछिएगा। और डाउट अगर आपके होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डाउट ज़्यादा होंगे तो आपको कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एक आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करता जाऊँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो सीरीज़ को और इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना और अपना का पूरा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।